हाँ, तो क्या पढ़ने वाले बेसिकली अपन लोग, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। नाम से समझो, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। नियोप्लास्टिक मतलब क्या, नियोप्लेसिया से एसोसिएटेड होगा। पैरा मतलब क्या, उसके कारण जो और सब सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, और उनके उन सिम्टम्स के ग्रुप को अपन लोग क्या बोलेंगे, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो देखो क्या है बेसिकली, कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, मतलब ये देखो सिंपल सी बात है कि आपको कोई कैंसर हो रखा है, तो उस ऑर्गन को तो डैमेज कर ही रहा होगा, उसके साथ साथ जो कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, वो और जगह ट्रेवल करके वहाँ पे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। मतलब नियोप्लेसिया के साथ में ये सिम्टम्स एसोसिएटेड है, सिंपल। तो देखो सिम्टम्स, ये रीडिंग, ये बस रीडिंग मारने के लिए, इसको याद मत करना, याद करना चालू करना है अपने को यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो सिम्टम का कॉम्प्लेक्स जो कि कैंसर पेशेंट में दिख रहा है, जिसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो इस ट्यूमर खुद स्प्रेड होकर उस ऑर्गन में जा रहा है, या तो मतलब पास वाले ऑर्गन में जा रहा है, या तो दूर वाले ऑर्गन में जा रहा है, या तो हार्मोन ऐसे बना रहा है जो कि सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसी को अपन लोग क्या कर रहे हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो इन जनरल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या हुआ कि नियोप्लेशिया तो अपना सिम्टम दिखा ही रहा है, पर उसके कारण जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो और अदर सिम्टम्स क्या दिखा रहे हैं, उनके ग्रुप्स को अपन लोग क्या कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो देखो इसको अपन लोग जब पढ़ेंगे ना, तो एक 3 लाइन का ये समझ लेना कि इस फॉर्मेट में हर बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपन लोग कैंसर को याद करेंगे पहले कि कौन सा कैंसर था, उसके कारण क्या, कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू फिर वो कौन सा सिम्टम दिखा रहा है, ठीक है ना। यही बार बार कैंसर, उसका मैकेनिज्म और उसके कारण क्या सिम्टम्स दिख रहा होगा, उनके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्लिनिकल सिंड्रोम बोलेंगे, सिंपल। तो पूरे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम को अपन लोग मेजर 2 ग्रुप में बांटेंगे, एक सिस्टमिक वाला पार्ट बांटेंगे और एक जनरल वाला पार्ट बांटेंगे, ठीक है ना। तो सिस्टमिक में कौन सा, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पढ़े ना 12th में बोला, तो न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम देखेंगे। एंडोक्राइन सिम्टम देखें तो एंडोक्राइन का सिंड्रोम देखेंगे। फिर देखो जीआईटी के सिस्टम देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम देखेंगे। और किडनी का सिम्टम मतलब सिस्टम देखें तो उसका अपन लोग रीनल सिंड्रोम देख लेंगे, ठीक। तो ये अपना ऑर्गन सिस्टम वाला पार्ट हो गया, और ये जनरल वाला पार्ट हो गया। तो देखो पहला ऑर्गन सिस्टम देखते हैं। अब कुछ भी नहीं याद आए ना कहीं भी, तो ऐसे तुक्का मारने के लिए अगर लगाना होगा ना, तो लंग कार्सिनोमा लगा देना कहीं पे भी, अगर कुछ याद ना आ रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर में लंग कार्सिनोमा इन्वॉल्व रहता ही है, ठीक है। तो अब चालू करते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम मतलब क्या, कि कैंसर के कारण क्या क्या न्यूरोमस्कुलर दिक्कतें आ रही होंगी। तो देखो थाइमस अपना है ना, थाइमस के कैंसर को क्या बोलेंगे, थाइमोमा। अब थाइमस का काम क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। तो देखो एंटीबॉडी, वो ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग गया, मतलब अपने अगेंस्ट ही बनाने लग गया, क्योंकि वो कैंसर है तो उसको अपना काम तो भूल गया वो। तो ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसको अटैक कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर को। और न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर खराब होगा तो सिंपल सी बात है, अपना कौन सा हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर खराब हुआ तो एसिटिलकोलिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा, वीकनेस। इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे ही फार्मा में। तो क्या हो जाएगा अपने को, माइस्थीनिया ग्रेविस, समझे, सिंपल। तो थाइमोमा ने एंटीबॉडी बनाया, वो एंटीबॉडी ने अपने रिसेप्टर को तोड़ा, तो माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया। तो देखो एग्जैक्टली ट्यूमर ने इसको कुछ नहीं किया, ट्यूमर ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, क्या, एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जाके सिम्टम दिखाया, इसलिए अपन लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर आ रही है, समझे। तो इसको कैसे पढ़े अपन लोग, कैंसर पढ़े, ये उसका मैकेनिज्म हुआ और ये उसका सिम्टम हुआ। सिमिलरली अब दूसरे पे जाते हैं। दूसरा क्या है अपना, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। स्मॉल सेल कार्सिनोमा कहाँ का, ज़्यादातर यही याद करना है, कौन सा स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, ये सबसे मैलिग्नेंट यही होता है, ठीक है ना। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ये इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, मतलब क्या, वही एंटीबॉडी एंटीजन ये सब प्रोड्यूस कर रहा होगा, और वो जाके अलग अलग जगह पे न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे बाइंड करके खराबी कर रही होगी। एग्जैक्टली नॉट माइस्थीनिया ग्रेविस, बल्कि और रिसेप्टर्स को। तो ये कौन सा हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, समझे। तो न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम के अंदर अपन लोग ने दो सिंड्रोम देखा, एक माइस्थीनिया ग्रेविस और एक जनरल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। माइस्थीनिया ग्रेविस किसके कारण हो रहा है, थाइमोमा के कारण, जबकि जनरल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर किसके कारण हो रहा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा के कारण। तो चलो अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा कौन है अपना, एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो वहाँ पे भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा पढ़ के आए थे ना, उसी को वापस यहाँ उठा के ले आए, डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, अगर वो कैंसर है तो उसमें सब प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है ना, तो वो क्या करने लग गया है, अपना एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन बनाने लग गया। मतलब क्या, एसीटीएच, एड्रिनल ग्लैंड पता है ना, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो वही कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उसको एसीटीएच कहते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये कार्सिनोमा वही बनाने लग गया, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम। जनरली कुशिंग सिंड्रोम कब होता है, जब एड्रिनल ग्लैंड अपना उसमें ट्यूमर हो जाए और वो फिर एसीटीएच बनाने लग जाए, तो समझ में आता है। पर यहाँ तो लंग में कार्सिनोमा हुआ, लंग ने एसीटीएच बनाने लग गया, और वो किसकी तरह रिजेंबल करने लग जाता है, कुशिंग सिंड्रोम की तरह, सिंपल। आपको क्वेश्चन आंसर ये कमेंट्स में बताना है कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। चलो और दूसरा, अब क्या, अब यही कार्सिनोमा पागल हो चुका है, तो अब ये क्या बनाने लग गया, एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक हार्मोन कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ना, तो भाई ये वो बनाने लग गया। तो ये क्या करा देगा, एंटी डायलिसिस। एंटी डायलिसिस मतलब समझ में, यूरिन करना, तो एंटी डायलिसिस मतलब यूरिन को इनिबिट करवा देता है, सिंपल।
तो ये अपना हो गया एंडोक्राइन में एक वाला पार्ट। एंडोक्राइन में इसको क्यों रख रहा है, क्योंकि इसमें बेसिकली हार्मोन्स बन रहा है। इसको न्यूरोमस्कुलर में क्यों रख रहे थे, क्योंकि इसका न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको डैमेज कर रहा था। तो देखो इसमें हार्मोन बढ़ा ACTH, तो हार्मोन एंडोक्राइन डिसऑर्डर हुआ, कुशिंग सिंड्रोम और एंटी डायरोसिस। अब देखो यहाँ पे मैंने देखो ये जो बनाया ना, ये स्मॉल सेल को बता रहा है। अब उसी में मैंने उसको काला कर दिया ताकि याद रहे कि दूसरा सेल है। कौन सा सेल है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अपना पैराथायरॉयड हार्मोन। और पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से निकलता है, अपना पैराथायरॉयड ग्लैंड से। और उसका काम क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़वाना। तो कैल्शियम लेवल बढ़वाते जाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते रहता है GIT से। तो ये क्या हो जाता है, अपना हाइपर कैल्सीमिया। तो अपना कैंसर क्या हुआ, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। मैकेनिज्म क्या हुआ, PTH बढ़वाया, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा, तो उसके कारण सिम्टम क्या दिखा, हाइपर कैल्सीमिया। ये हुआ। तीसरा पार्ट देखते हैं। ये देखो ये जो तीन है ना एंडोक्राइन के अंदर, ये लंग के लेवल वाला ही है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोइड ट्यूमर। ठीक है, कार्सिनोइड ट्यूमर मतलब समझते हैं ऐसा ट्यूमर जो कि सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन बनाता हो। ठीक है ना। तो क्योंकि क्या होता है जनरली अपने बॉडी में क्या है, मान लो सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन ट्यूमर के कारण नहीं बढ़ रहा है, ऐसे ही नॉर्मली किसी कारण से सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन बढ़ा, तो वो बढ़ने के कारण जो सिंड्रोम अपने अंदर दिखते हैं ना, उसको अपन लोग बोलते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम। इसलिए इस ट्यूमर का नाम अपन लोग रख दिए, ब्रोंकस में डेवलप हो रहा है इसलिए ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोइड ट्यूमर। ठीक है ना। तो इसके अंदर सिंड्रोम के अंदर क्या क्या सिम्टम दिखता होगा, बेसिकली सेरोटोनिन जहाँ जहाँ बाइंड कर रहा है, जैसे डायरिया हो जाता है, अपना हार्ट रेट तेज हो जाता है, ये सब इसके अंदर आ रहा होता है, समझे। तो ये अपना है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोइड ट्यूमर। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, अपन लोगों को 3 स्टेप में याद करना था, कैंसर, मैकेनिज्म और उसमें क्या सिम्टम्स दिख रहा है। तो 3 कैंसर अभी तक पढ़ लिए कैंसर के लेवल पे, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोइड ट्यूमर। ये कैसे काम कर रहा है, इसने पहले ACTH बढ़ाया, ACTH कैसा है तो वो क्या करा रहा होगा, अपना कुशिंग सिंड्रोम। ADH बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, एंटी डायरेसिस। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या कर रहा था, बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा रहा था, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है। और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोइड में नाम में ही कार्सिनोइड है, मतलब वो क्या करा रहा होगा, सीरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन बढ़ाएगा, तो कौन सा सिंड्रोम दिख रहा होगा, कार्सिनोइड सिंड्रोम। इतना पार्ट खत्म हुआ। अब देखो अपन लोग लंग्स से नीचे आते हैं। लंग्स के नीचे क्या है, पेनक्रियाज और किडनी है। तो देखो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा देखते हैं। तो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, पेनक्रियास काम क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाना। अब कार्सिनोमा है तो बहुत सारा वो इंसुलिन बनाने लग गया होगा। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा बनाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसके कारण क्या होगा, ग्लूकोज अपने ब्लड में बहुत घट जाएगा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, सिंपल। अब देखो वैसे ही है किडनी ट्यूमर। तो किडनी का काम क्या होता है, इरेथ्रोपोइटिन बनाना। इरेथ्रोपोइटिन के नाम में ही है कि ये क्या करवाता होगा, इरेथ्रोपोइसिस करवाता होगा, मतलब कि RBC का प्रोडक्शन कराता होगा। तो देखो किडनी का ट्यूमर हुआ तो इसका सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ा, इसका ज़्यादा बढ़ा तो ये अपना अंदर RBC ज़्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया वीरा इसका पूरा नाम होता है। तो एंडोक्राइन के अंदर अपन लोगों ने 5 कैंसर पढ़ा। 5 कैंसर को अपन लोगों ने 2 पार्ट में बांटा, कैसे, एक लंग के लेवल और एक लंग के नीचे वाले लेवल। लंग के लेवल पे 3 है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोइड ट्यूमर। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में 2 आता है, एक कुशिंग सिंड्रोम कराता है और एक एंटी डायरोसिस कराता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में अपना क्या आ जाता है, हाइपर कैल्सीमिया। और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोइड ट्यूमर के अंदर क्या आ जाता है, कार्सिनोइड सिंड्रोम, सिंपल। पेनक्रियाटिक का तो आसान है याद करना, हाइपोग्लाइसीमिया करा दे रहा होगा। किडनी का भी आसान है याद कराना, अपना RBC बढ़ा दे रहा होगा, उसका नाम क्या है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर अपन लोगों ने 2 पढ़ा था, थाइमोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब अपन आते हैं कि इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और रीनल। ठीक है ना, कि अपन लोग बेसिकली ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में क्या आता है, देखो जैसे मान लो बोवेल है, बोवेल मतलब सोचते हो ना इंटेस्टाइन वाला पार्ट को कह रहे हैं, तो बोवेल है, उसमें अगर लिम्फ वेसल्स है ना, उसमें क्या हो गया, वो हो गया कैंसर, तो ये सूज गया। अब मान लो सूज गया तो इसका एब्जॉर्प्शन एरिया घट जाएगा ना इसके आसपास वाले एरिया को, क्योंकि इसमें तो कैंसर हो गया, नॉर्मल रहा नहीं, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। माल एब्जॉर्प्शन होगा तो प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, साथ में सबको नहीं कर पा रहा है, पर प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन घट रहा है। और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन घटेगा तो उसके अंदर अपने अंदर जो एल्ब्यूमिन बनाता है अपना वो लीवर, उसको प्रोटीन चाहिए तभी तो उससे फिर एल्ब्यूमिन बनाएगा, अमीनो एसिड चाहिए, तो नहीं बना पाएगा, तो अपने अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया। और अगर हाइपोएल्ब्यूमिनिया होगा तो बताना पड़ेगा आपको कि क्या होगा आगे जाके। ठीक है, तो ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम, समझ में आया? तो इसमें अपन लोग ने क्या देखा, क्या हो रहा है, लिम्फोमा हो रहा है। लिम्फोमा समझ में आ रहा है ना, बेसिकली लिम्फ वेसल्स का वो ट्यूमर हो जा रहा है। तो एब्जॉर्प्शन एरिया घटा, माल एब्जॉर्प्शन हुआ तो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, समझे। इसके अंदर एक ही था। रीनल के अंदर देखो, अपने को रीनल के अंदर जो अपना ब्लड वेसल होगा ना रीनल का, उसको डैमेज करना होगा, तो कैसे होगा, जैसे मान लो कोई भी एडवांस कैंसर हो रखा है किसी भी स्टेज का, तो उसने क्या किया है, उसके कारण क्या होगा, प्रोटीन बहुत बन रहा होगा जो कि अच्छा नहीं होगा, तो ख़राब प्रोटीन होगा तो जाके डिपॉजिट ही होता है ना, तो एमाइलोइडोसिस होगा, ठीक है। तो मान लो ये किडनी में जाके डिपॉजिट हुआ, और साथ में वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स, मतलब क्या,
कोगुलेशन को, तो थ्रोम्बोसिस करा रहा है, दोनों ही जाके रीनल वेसल्स में डैमेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रीनल वेसल डैमेज हुआ किसकी वजह से, एक तो थ्रोम्बोसिस के कारण और एक एमाइलोइडोसिस के कारण डैमेज हुआ, किडनी वेसल डैमेज हुआ, तो उसके कारण क्या प्रोटीन का लॉस हो रहा है यूरिन से, और प्रोटीन लॉस होगा तो एल्ब्यूमिन भी, सबसे मेजर कंसंट्रेशन तो एल्ब्यूमिन का ही होता है, तो एल्ब्यूमिन भी लॉस होगा, तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया। और एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, वही जो मैंने यहाँ पूछा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया में से कारण क्या होगा, इसका काम था पानी को रोक के रखना, तो अगर अपने अंदर एल्ब्यूमिन नहीं है तो पानी को ब्लड वेसल के अंदर रोक के नहीं रखेगा, तो पानी बाहर जाने लग जाएगा, और बाहर जाने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडेमा। तो ये सब जो प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एडेमा, ये किस में दिखता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो अपना यहाँ पे कैंसर क्या हुआ, एडवांस कैंसर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, अमाइलोइडोसिस, थ्रोम्बोसिस, उसके कारण किडनी वेसल का डैमेज होना, इसके कारण प्रोटीन निकलना, प्रोटीन में क्या होना था, एल्ब्यूमिन, तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया होना, तो एडेमा होना, और इसके कारण क्या सिंड्रोम हो रहा है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिंपल। तो अपना क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो गया। ऑर्गन सिस्टम को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कैंसर, मैकेनिज्म और सिंड्रोम के नाम पे। तो न्यूरोमस्कुलर के अंदर क्या देखिए, कैंसर क्या है, थाइमोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। थाइमोमा क्या करता है, एंटीबॉडी बनाते हैं रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो अपने अंदर क्या दिख रहा है, माइस्थीनिया ग्रेविस। जबकि स्मॉल सेल कार्सिनोमा इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। एंडोक्राइन पे जाते हैं तो क्या, लंग के ऊपर और लंग के नीचे। लंग के ऊपर देखें तो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोइड ट्यूमर। ये या तो एसीटीएच बना के क्या कर रहा होगा, क्यूसिंग सिंड्रोम, एडीएच बना के क्या करा रहा होगा अपना, एंटी डायरेसिस। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पीटीएच बना के क्या करा रहा होगा, हाइपरकैल्सीमिया, समझ में। और कार्सिनोइड ट्यूमर, इसमें सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइन बनाने के कारण क्या होगा, कार्सिनोइड सिंड्रोम, सिंपल। उसके नीचे अगर देखें तो पेनक्रियाज और किडनी, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा के कारण इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, और किडनी में इरेथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनने के कारण क्या हो रहा है, पॉलीसाइथीमिया वगैरह, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम और रीनल सिंड्रोम। तो देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम में देखना क्या हो रहा है, बॉवल के ऊपर जो लिम्फ वेसल्स थे उनका इन्फ्लामेशन, मतलब बेसिकली उनका कैंसर, तो उनका कैंसर के कारण एरिया घटा तो एल्ब्यूमिन भी, मतलब प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बन नहीं पा रहा, हाइपो एल्ब्यूमिन। और यहाँ पे भी हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया ही कराना, बेसिकली इन दोनों को तो आसान करना, याद करना आसान है। यहाँ पे भी एल्ब्यूमिन घटाना, यहाँ पे भी एल्ब्यूमिन घटाना। यहाँ कैसे घटाना है, यहाँ पे उसका अपने को एब्जॉर्प्शन घट रहा है और यहाँ पे एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, सिंपल। तो इसमें कैंसर कौन सा होगा, लिम्फोमा। इसमें एडवांस कैंसर किसी को भी लो, अंडरलाइंग मैकेनिज्म इसका माल एब्जॉर्प्शन है, जबकि इसका थ्रोम्बोसिस और एमाइलोइडोसिस है, सिंपल। तो अपना सिस्टमिक वाला पार्ट हो गया। अब जनरल वाला पार्ट देखते हैं। तो जनरल वाले पार्ट में देखना ना क्या क्या होगा, जैसे स्किन को देखते हैं। तो स्किन में बेसिकली ये समझ लो कि ज़्यादातर पेट से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। जितना अच्छा खाना खाएंगे उतनी अच्छी स्किन होगी, उससे रिलेट कर लो। तो देखो जैसे मान लो स्टमक का ट्यूमर हो रखा है, ठीक है। तो स्टमक के ट्यूमर के कारण कोई भी एंटीबॉडी, ऐसे ही इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, मतलब कोई भी एंटीबॉडी बन रही है, वो एंटीबॉडी किसको स्टिमुलेट कर रही है, स्किन सेल्स को, और स्किन में मेलानिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जा रहा है। तो मेलानिन बढ़ जाएगा तो आदमी काला दिखेगा ना, तो उसको अपन लोग बोलते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस, नाइग्रा से याद करना है, नाइग्रिकेंस, ठीक है ना। तो स्टमक ट्यूमर हुआ, उसने एंटीबॉडी बनाया, वो एंटीबॉडी ने किसको स्टिमुलेट किया, मतलब एग्जैक्टली नॉट एंटीबॉडी, पर वो इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, पर याद करने के लिए मैंने एंटीबॉडी बताया। तो उसने किसको स्टिमुलेट किया, स्किन सेल्स को, तो मेलानिन का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस। दूसरा अपना क्या हुआ, बोवेल कैंसर। इसमें भी मैकेनिज्म सेम ही है, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ये अपना बोवल में कैंसर हो, उसने पता नहीं क्यों एंटीबॉडी बनाया, और वो एंटीबॉडी जाके कहाँ डिपॉजिट हुआ, स्किन में, और स्किन में वही इन्फ्लेमेशन कराएगा, डर्मेटाइटिस। तो कैसे टाइप के, दो टाइप का डर्मेटाइटिस हो रहा है यहाँ पे, इसमें बोल रहे हैं अपन लोग सीबरेजिक डर्मेटाइटिस। सीबरेजिक मतलब क्या, तेल ज़्यादा निकल रहा हो उसमें, सीबम, तो सीबम वाला डर्मेटाइटिस हो गया। जबकि एक और कैंसर होता है लिम्फोमा, वही पढ़ के आए ना अपन लोग, इसमें जीआईटी में पढ़ के आए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, तो वही लिम्फोमा हुआ, वो भी क्या करा रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा रहा है, और वो एंटीबॉडी फिर जाके स्किन में डिपॉजिट होकर क्या करा रहा है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, मतलब क्या, स्किन पीलिंग, स्किन निकलने लग जाता है वैसा वाला। तो क्यूटेनियस के अंदर हम लोग बेसिकली पेट से रिलेट कर रहे हैं, स्टमक, बॉवल कैंसर और लिम्फोमा। मैकेनिज्म सेम रखो, इम्यूनोलॉजिकल, मतलब एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी, ठीक है। और काम बस अलग होगा। स्टमक के कारण क्या होगा, काला हो जा रहा है आदमी, मतलब क्या, एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस। बॉवल के कारण क्या हो जा रहा है अपना, दोनों के कारण, ये जो बॉवल और लिम्फोमा डर्मेटाइटिस हो रहा है, इसमें तेल ज़्यादा निकल रहा है, मतलब सेवरोजिक डर्मेटाइटिस। इसमें चमड़ी निकलने लग जा रही है, मतलब क्या, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। फिर अपना आते हैं हिमेटोलॉजिकल वाले में, ठीक है ना। तो हिमेटोलॉजिकल में अब देखो मैंने क्या बोलता, कुछ नहीं याद है तो फिर लंग कैंसर को उठा के लिया ना, तो यहाँ पे लंग कैंसर आ चुका है। तो देखो यहाँ पे जाते हैं ना, पर्पल पर्पल चीज़ें दिख रही होंगी अपने, उसमें भी डब्ल्यूबीसी दिखती है ना, डब्ल्यूबीसी पर्पल टाइप की दिखती है, इसलिए मैंने हिमेटोलॉजिकल में पर्पल चीज़ें ज़्यादा याद रखना। तो देखो लंग कैंसर तो पहले आ गया। लंग कैंसर पता नहीं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकाल रहा है जिसकी वजह से अपना ब्लड क्या है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो गया, मतलब क्या, थोड़े से बात में, थोड़े से ही कुछ भी इसको मतलब स्टिमुलस मिला और वो क्या, कोगुलेशन शुरू कर देगा। कोगुलेशन तो समझ में आया ना, क्लॉटिंग चालू हो जाएगा। तो उसके कारण ब्लड में ये दिक्कत आई कि हाइपर कोगुलेबिलिटी उसमें आ गई है। तो देखो अगर लंग कैंसर के अंदर के कारण आ रही है तो कौन सा सिंड्रोम दिख रहा होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में समझ में आया,
अपना ये कोगुलम जो है ना वो वेन्स में इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण क्या इसके जाने ये ब्लॉक हो जाएगा बेसिकली वेन्स, सिंपल। इसी को कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बस का जमा हो जाना। और अगर ये एडवांस कैंसर के कारण हाइपरकोगुलेबिलिटी हो रही है ना, तो ये क्या करेगा, थ्रोम्बस का डिपोजिशन कहाँ करा देगा, यहाँ पे एंडोकार्डियम में। तो क्या हो जाएगा, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस होना चाहिए, एम्बोलिज्म लिखा है, एक बार देख लूँगा मैं, थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया हेमेटोलॉजिकल। फिर अपन लोग आते हैं AML पे, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या करा रहा है, बेसिकली वही काम वही है, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स को बढ़ा दे रहा है। अब देखो थ्रोम्बोटिक इवेंट्स बन जाता है ना, तो डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। अब ये होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि अपना ब्लड ना हाइपर, बेसिकली वही कि इसका कोगुलेशन का टेंडेंसी बढ़ गया है। अब बढ़ गया है ना, तो मान लो अंदर माइक्रोवेस्कुलेचर में हल्का सा भी कहीं डैमेज हुआ तो वहाँ जाके प्लेटलेट डिपॉइट होकर उसको ठीक करने लग जाएगा, कहीं भी हुआ डिपॉइट होकर ठीक होने। तो ये तो बिना कारण के भी ठीक कर रहा है। तो जब बॉडी को असलियत में ज़रूरत होगी कोगुलेशन की, तब उसके पास प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर तो बचे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो बिना कारण के भी यूज हो गए। उसी कंडीशन को अपन लोग कहते हैं डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। मतलब वो बिना बात के पूरी बॉडी में इंट्रावेस्कुलर, डिससेमिनेटेड मतलब पूरी बॉडी में इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर कोगुलेशन करा रहा है बिना किसी कारण के, उसकी जरूरत भी नहीं थी तब, ठीक है ना। देखिए इसमें दिख रहा है अपने को AML में, तो AML में क्या हो रहा है, थ्रोम्बोटिक फिनोमेना दिख रहा है, थ्रोम्बोटिक मतलब प्लेटलेट का फॉर्मेशन, और वो DIC करवा रहा है। और लास्ट में थाइमोमा आ गया। थाइमोमा अपन लोग कहाँ पढ़ के आए अभी, न्यूरोएंडोक्राइन में पढ़ के आए। थाइमोमा अब क्या करवा रहा था, माइस्थीनिया ग्रेविस। सिमिलरली यहाँ भी ऑटो एंटीबॉडी बनाया, वो RBC को डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या दिख जाएगा, एनीमिया दिख जाएगा, सिंपल। तो अपन लोग ने लंग कैंसर किया और एडवांस कैंसर किया, दोनों ने क्या कराया, हाइपरकोगुलेबिलिटी कराया। लंग कैंसर वाला थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कराता होगा, मतलब ब्लड वेसल को अफेक्ट कर रहा होगा, ये हार्ट को अफेक्ट कर रहा होगा, मतलब क्या, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म। एक्यूट माइलॉइड लिकेमिया जो है उसके कारण क्या दिख रहा है, DIC, AML, ये भी 3 लेटर का है, DIC ये भी 3 लेटर का है, याद करने के लिए रटने वाला चीज़। अगर समझ सकते तो अच्छी बात है। थाइमोमा, थाइमोमा में क्या हुआ, एंटीबॉडी RBC को डिस्ट्रॉय करने लगा तो एनीमिया हो गया। तो अपन लोग ने 2 जनरल पढ़ लिया, क्यूटेनियस और हिमेटोलॉजिकल। अब 2 बस छोटे छोटे बच्चे, क्या, एमाइलोइडोसिस। तो देखो मल्टीपल माइलोमा जानते होगे ना, क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स का कैंसर हो जाना था। एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बन रही हैं, वो पागल हो चुकी है, मतलब बहुत सारा एंटीबॉडी बना रही है, बहुत सारा, हाँ एंटीबॉडी बना रही है, मतलब एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन बना रही है। तो और ये सिंपल सी बात है, मान लो आपको एक नोट्स बनाना है, या मतलब एक काम करना है एक रात में, तो आप कर लोगे। अब 10 काम करने जाओगे तो सभी खराब बनेगा, मतलब क्या खराब, वो एबनॉर्मल लाइट चेंज बन रहे होंगे। मतलब देखो एंटीबॉडी होती है 2 चीज़ से मिलकर बनती है, एक तो हैवी चेन और एक लाइट चेन। अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो लाइट चेन तो बनाने लग जाएगी, पर हैवी चेन बनाने में उसको टाइम लगेगा, तो बहुत सारे लाइट चेन इकट्ठा हो जाएंगे। तो वो लाइट चेन इकट्ठा होकर क्या कर रहे होंगे, एमाइलॉइड का फॉर्मेशन, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, AL एमाइलॉइड, एमाइलॉइड लाइट चेन एमाइलॉइड। इसको अपन लोग एमाइलोइडोसिस में पढ़े हैं, तो अगर गलत लग रहा हो तो एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो देखो ये जो है इसके कारण क्या हो रहा है, प्राइमरी एमाइलोइडोसिस क्यों हो रहा है, मतलब देखो कैंसर हुआ माइलोमा, माइलोमा ने क्या किया, प्लाज्मा सेल खराब किया, प्लाज्मा सेल के कारण एंटीबॉडी खराब हुआ, एंटीबॉडी खराब हुआ तो उसमें लाइट चेन जो है खराब इकट्ठा होती जाएगी, इकट्ठा होकर क्या एमाइलोइडोसिस करवा दिया, यही अपना सिम्टम हो गया। सिमिलरली देखो लिम्फोमा, किडनी ट्यूमर, ये सब पढ़े हो ना, कोई एक याद कर लो इनमें से, ठीक है ना। जैसे लिम्फोमा याद कर लो, बार बार तो वही याद करके आया, तो लिम्फोमा हुआ, लिम्फोमा, लिम्फोमा मतलब क्या, लिम्फ वेसल्स का, तो लिम्फोमा मतलब क्या, लिम्फोसाइट से रिलेटेड होगा। तो लिम्फ क्रोनिक इन्फ्लामेशन में भी कौन आता है, लिम्फोसाइट से आता है। तो वही ये लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, मतलब वहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन कराएगा कहीं कहीं पे। अब देखो इसके लिए क्या चाहिए होता है अपने को, SAA, सीरम अमाइलॉइड A, ठीक है ना, ये अपने इन्फ्लामेशन के लिए। तो ये इसके कारण क्या हो रहा है, लीवर को बोलेगा कि बहुत सारा बनाते जाओ। अब बहुत सारा बनाएगा तो सही नहीं बन रहा होगा, और सही नहीं बन रहा होगा तो वो भी कहीं कहीं जाके डिपॉइट होकर अमाइलोइडोसिस ही कराएगा, सिंपल। तो सेकेंडरी, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो एटलीस्ट ये याद कर लेना कि अमाइलोइडोसिस में 2 कैंसर, एक मल्टीपल माइलोमा याद कर लेना, एक लिम्फोमा याद कर लेना, ठीक है ना। मल्टीपल माइलोमा में क्या इकट्ठा हो रहा है, AL लिम्फ एमाइलॉइड, और इसमें क्या इकट्ठा हो रहा है, सीरम एमाइलॉइड A, ठीक है। तो उसको कंडीशन कहेंगे प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, इसको कहेंगे सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस। लास्ट में बचा अपना ओशियस, मतलब जॉइंट, मतलब बेसिकली अपना ये स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन लोग। कुछ भी नहीं याद आएगा तो अपन लोग क्या लिखेंगे, लंग कैंसर, तो लंग कैंसर लिखे, मैकेनिज्म इसका नहीं पता है, पर इसके कारण क्या हो रहा है अपने अंदर, जैसे जिनमें भी ये पाया गया ना कैंसर, उनमें ये पाया जा रहा है क्या, हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। हाइपरट्रोफिक क्या मतलब, देखो बेसिकली जॉइंट्स और बोन्स का दिक्कत आ रहा होगा, मतलब देखो पेरियोस्टाइटिस, अर्थराइटिस और डिजिटल क्लबिंग। आपको बताना है क्लबिंग क्या होता है, ठीक है ना, तो मतलब फिंगर से रिलेटेड होता है। डिजिटल क्लबिंग, पेनफुल पेरियोस्टाइटिस मतलब क्या, उसके अराउंड बोन के अराउंड दर्द होना, और अर्थराइटिस तो जॉइंट का पेन, पता ही है, सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। सबका एक एक नाम याद भी करोगे तो हो जाएगा। इन डायग्राम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, जैसे न्यूरो, देखो पहले तो जब आया क्वेश्चन तो उसको 2 पार्ट में बांटना, एक सिस्टमिक वाला पार्ट, एक जनरल वाला पार्ट। सिस्टमिक वाले में 4 सिस्टम देख लिए, न्यूरोमस्कुलर, एंडोक्राइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रीनल। जनरल वाले में क्यूटेनियस, हिमेटोलॉजिकल, अमाइलॉइड और अपना ऑसियस, ठीक है ना।
न्यूरोमस्कुलर में 2 याद कर लेना, थाइमोमा और स्मॉल सेल। इसके अंदर लंग के ऊपर कर लेना, लंग के नीचे कर लेना। इनमें में तो एडवांस स्टेज पे भी पहुंच गए, सिंपल ही है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन दोनों में ये याद रखना कि अपने को क्या निकलवाना है, बेसिकली एल्ब्यूमिन का लॉस करा देना है, सिंपल। इसमें एल्ब्यूमिन कम बनाना है, मतलब कम एब्जॉर्प्शन कराना है, इसमें ज़्यादा निकलवा देना है। क्यूटेनियस वाले में क्या याद रख लेना कि पेट से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, स्टमक ट्यूमर, कोलोन, लिम्फोमा। हिमेटोलॉजिकल में क्या याद रखना, पर्पल पर्पल ज़्यादा है, जैसे एक तो स्मॉल कैंसर है, ठीक है, एडवांस कैंसर, AML, थाइमोमा, ये सब है। अमाइलॉइड में तो यार ये तो 10 नंबर का क्वेश्चन, तो ये तो याद ही हो जाएगा। और ऑसियस जॉइंट को बस रटना है, इसमें क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपेटी का कारण तो मैंने बताया कि कुछ भी नहीं याद है तो क्या डालना है, लंग कैंसर, सिंपल।